भारत की अफगानिस्तान स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, पर आज थोड़ा हम भारत की प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ, चैलेंजेस जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसमें प्रमुख रूप से उठ के बांग्लादेश आ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर वॉर चल रही है, इंटरनल भी और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में भी। ये हमारा यूजुअल ट्रबल एरिया था। बट बांग्लादेश में कई चीजें ऐसी हुई हैं जहां पे पहले अमेरिकन इन्फ्लुएंस आई मोहम्मद यूनुस के रूप में और अब चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं जो भारत को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। उसके ऊपर भारत की भी नजर है और पूरा जो बांग्लादेश का रीजन है उसके ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इसीलिए वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतना बहुत बहुत जरूरी था, असम का चुनाव जीतना बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पे तो हमारे एंड से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो आज थोड़ा बांग्लादेश में जहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट, कुछ डैम्स जो चाइना नॉर्थ ईस्ट में बनाने की कोशिश कर रहा है उसको लेके, शेख हसीना जो भारत में है वो क्यों स्टेटमेंट्स दे रही हैं ऐसी, और भारत क्या वो स्टेटमेंट्स दिलवा रहा है, क्या है पूरी रियलिटी नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, वो डिस्कस करेंगे। मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू स्करन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को फिर से आपके प्रेस्टिजियस चैनल में फिर से इनवाइट किया और सब्जेक्ट जो आपने चुना है वाकई ये एक चुनौती के रूप में सामने उभर के आ रहा है। लेकिन भारत के सामने कोई चुनौती अभी तक ऐसा नहीं आया है जिसको हम हैंडल नहीं कर पाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि हमारे जो मैंडेरिन्स बैठे हैं साउथ ब्लॉक और डिसीजन मेकिंग सेंटर्स में, इसके ऊपर काफ़ी जोरदार सलाह मशुरा कर रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, जड़ तक, और एक शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने की प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम चंद एक सेंसिटिव और क्लासिफाइड इशू हैं, तो मेरे बयान व्याख्या देते समय मैं थोड़ा संभल के बात करूंगा, तो इसलिए मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा गैप आएंगे समझने में, लेकिन मैं ऐसा हिंट दूंगा जिससे आपको पूरा पकड़ आ जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं। शुरू जैसे करते हैं जैसे सर, आप क्योंकि सवाल पूछते सेंसिटिव इशू जाएंगे जैसे किया। हाँ जी या सर, जैसे आपने बोला सेंसिटिव इशू, और व्यूअर हमारी बहुत एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड व्यूअर है, तो आप जो बात करेंगे वो ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है उनको भारत की भी कुछ स्ट्रैटेजी समझ आएगी। सर पहला अगर इशू करें, चाइना एक वैक्यूम में आता है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान वो चाइना जाता है अपने पहले फॉरेन विजिट के लिए। ये सिंबॉलिक होता है, आप कौन से देश में पहले जाते हैं इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। फिर वो चाइना से एग्रीमेंट करते हैं मोंगला पोर्ट डेवलप करने के लिए, जो भारत के एकदम करीब है। कहा जा रहा है कलकत्ता से सिर्फ 180 टू 190 किलोमीटर दूर है। पहले भारत ये बनाने लगा था, शेख हसीना के टाइम पे भारत के लिए पूरा रिजर्व हुआ था, पूरा पोर्ट, वेयर हाउस, कमर्शियल, पूरा एक तरह से आप चाइनीज की जो हैबिट है, मिलिट्री बेस भी बोल सकते हैं, कमर्शियल बेस भी बोल सकते हैं, शिपिंग बेस भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलिए। और ये अब जब मोहम्मद यूनुस आया तो इंडिया का कहा जा रहा है कैंसिल किया गया और अब ये चाइना को दे दिया गया। सो जस्ट 180-90 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, राइट नेक्स्ट टू इंडियन बॉर्डर, आप चाइनीज इन्फ्लुएंस का पोर्ट आ रहा है। इसके ऊपर भारत, और ये सर हिस्टोरिकली चाइना बीइंग दिस क्लोज टू भारत is going to be an issue at least of sincere and severe concern for भारत। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, देखिए स्करन जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, और सवाल के अंदर तीन चार मुद्दों को आपने रेज किए हैं। तो उन मुद्दों को समझाने और उसका सल्यूशन किस तरह हो सकता है, इसी के बारे में मैं कुछ व्याख्या करने से पहले मोटा मोटा हमें समझना पड़ेगा बांग्लादेश है क्या, उसका ज्योग्राफी क्यों जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश जहाँ पे भी है, एक समय में एक अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का एक हिस्सा होता था, हिंदुस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। और जब आया 1947 सेपरेशन हुई, वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। 1971 में लिबरेटेड होके बांग्लादेश बन गया। लेकिन लोग वहाँ पे वो हमारे जैसे वेस्ट बंगाल में लोग हैं, वही भाषा बात करते हैं, जाति में काफ़ी समांतर है, खाने पीने का जो
उनका जो नॉर्मल जो डाइट है वो सेम ही है, मौसम भी सेम है, कपड़े सेम पहनते हैं, और ये बहुत कुछ उनका कॉमनैलिटी है। रविंद्रनाथ टैगोर का सब जानते हो, सबके सब कहाँ से शुरू हुआ था। अगर मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा करते हैं, आपको ये भी मालूम है सबको कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीजें ज्यादा गहरा में ना जाके मैं थोड़ा ज्योग्राफी को थोड़ा सा वेरी ब्रीफली मैं आउटलाइन करना चाहता हूँ। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के बीच में जो लेंथ ऑफ बॉर्डर है, उसको माना जाता है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट कहते हैं, बट मेरे विचार के मुताबिक तीसरा या चौथा नंबर पर आता है। डिस्टेंस है 4094 या 96 किलोमीटर। ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ ये शेयर करता है। सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल, 2000 किलोमीटर से ज्यादा। उसके बाद आता है त्रिपुरा, 857 किलोमीटर करीब करीब। उसके बाद छोटे मोटे जो है असम और आपका मेघालय, इस किस्म के टोटल मिजोरम के साथ भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बांग्लादेश का बॉर्डर हिंदुस्तान के स्टेट के साथ जब वो खत्म हो जाता है, बर्मा यानी कि म्यांमार के प्रोविंस है, उसका राखीने प्रोविंस या रखाइने प्रोविंस के साथ बॉर्डर है। 267 किलोमीटर, कोई कोई जगह आपको 300 किलोमीटर, कोई 270 मिलेंगे, पर तकरीबन ये 267 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये रखाइने प्रोविंस है। रखाइने प्रोविंस म्यांमार की तरह चाइना का एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं चाफू, और लिखा जाता है क्याफू, उसको बोलने में उसको चाफू कहते हैं। वहां पे एक सी पोर्ट है, वहां पे स्टोरेज फैसिलिटी है, ऑप्टिकल फाइबर है, मल्टी मॉडल रेलवे स्टेशन, पाइपलाइंस बिछे हुए हैं, वगैरह वगैरह। इन्होंने 2-3 साल पहले सिंगापुर से लेके उनका एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का कॉरिडोर है, थाईलैंड होते हुए वो सीधा इसी एरिया के थ्रू चाफकू होके वो जाता है कहाँ, यूनान प्रोविंस में। यूनान प्रोविंस में एक कुनमिंग जगह है, कुनमिंग बहुत फेमस है, वो कैपिटल है। वहां तक जाके इनका इरादा ये है कि सबसे बड़ा चुनौती चाइना का, ये सब क्यों ड्रामा कर, सी पैक पाकिस्तान की तरह, इसको बोलते हैं सी मैक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, करीब 3700 किलोमीटर लंबा है। ट्रेन लाइन है, नेशनल हाईवे है, और इसी तरह बीच में आपका वो सी पोर्ट वगैरह भी बना रहे हैं। तो मल्टी मॉडल है। इनका सक्सेसफुली ट्रायल हो चुका है। कोल, डीजल, पेट्रोल उन्होंने सिंगापुर से लोड करके वहां तक मूव कराए थे, और ये इसी को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो चाकू बोलते हैं, ये रखाइने प्रोविंस में आता है। रखाइने प्रोविंस में थोड़े दिन पहले सबको पता होगा कि यहाँ पे कैसे टर्बुलेंट हो गया था। इनके जो रखाइने मिलिशियाज हैं, ये बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर में, ये यहाँ से चिटगोंग की तरह एंटर करने की धमकी दे रहे थे। जब आप मार्टिने आइलैंड, सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में चर्चा चल रहा था, अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा था शेख हसीना को हटा के, वो उस समय जब बात उभर के आया था मीडिया में, तो उस समय वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे यूनिस के टाइम में। तो ये जो है बड़ा डिस्टर्ब एरिया, वहां से थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर, 66-70 किलोमीटर दूरी पे कोई कोई जगह 110-120 होता है। एक पोर्ट हिंदुस्तान ने बनाया, वो सितवे पोर्ट है म्यांमार में। सितवे पोर्ट से सीधा एक मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन है, ये जाता है जाके मिजोरम बॉर्डर के साथ टच कर रहा है। 60 किलोमीटर अभी बाकी है कंप्लीट होने में। बीच में एक जगह का नाम है कालादान। कालादान प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का एक बेस कैंप, एक स्टेजिंग पॉइंट है जहां पे लॉजिस्टिक फैसिलिटीज बनाए जा रहे हैं। ये कोई सालों से चलती आ रही है, लेकिन आगे बढ़ने में बहुत स्लो पेस में डेवलप हो रहा है। ये मिजोरम के साथ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ये सितवे पोर्ट से किया गया है। एंड फ्रॉम हुगली या कोलकाता पोर्ट से लेके सितवे पोर्ट का डिस्टेंस है 570 किलोमीटर। ये मैरीटाइम का एक कोर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है, और इसके जरिए से हमारे गुड्स सर्विसेज वगैरह ट्रांसपोर्ट करके ये रूट से हम उसको स्कर्ट अराउंड करते हैं, ताकि चाइना को हम शॉर्ट टर्म में कंटेन, उसके बाद काउंटर, उसके बाद कंटेस्टेशन। इफ पुश कम्स टू शव, अगर कंटेस्टेशन की स्टेज आना पड़े, तो उसके लिए हमें शेपिंग द एनवायरनमेंट, रीबैलेंसिंग फोर्सेस, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये कर रहा है हिंदुस्तान। लेकिन बीच में एक आपको पता होगा, इसी सरकार के दौरान, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान, उन्होंने बहुत एक मास्टर स्ट्रोक, शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थे 2015 के आसपास, इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खिला था। ये जो चट्टोग्राम बोलते हैं या चित्तगोंग पोर्ट है, उनका सबसे बड़ी पोर्ट यहीं पे है बांग्लादेश का। बांग्लादेश इकोनॉमी एक समय में, अभी भी चल रहा है काफी हद तक, इतने सारे पाबंदी और चुनौती के बावजूद।
ये चित्तगोंग पोर्ट से काफी उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अगर नक्शा को, वर्ल्ड का नक्शा को अगर आप घुमा के देखेंगे तो आपको चित्तगोंग पोर्ट, उनका सिर्फ एक चुनौती है चाइना के लिए, वो है मलाक्का स्ट्रेट। वो चित्तगोंग पोर्ट पे अगर वो अपना बेस बनाते हैं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे ये मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर जो भी थ्रेट आ रहा है उसको नाकारा कर सकते हैं। और ये है पूर्व म्यांमार की तरह। अगर आप पश्चिम, बांग्लादेश की पश्चिम की तरफ आते हैं, मोंगला पोर्ट, जैसे आपने कह दिया ऑलरेडी कि ये करीब 180 से 190 किलोमीटर कोलकाता से दूरी पे है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, बॉर्डर का कोई पेतलापुर एक जगह है, वहां तक 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये जो उनका कोस्ट लाइन है, बांग्लादेश का जो कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल का है, 570 टू 580 किलोमीटर लंबाई है। अगर आप पूरा एकदम हर नुक्स एंड कॉर्नर को लेके पूरा मापेंगे 770 किलोमीटर आता है। ये बोल देना निहायत आवश्यक है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की फ्लो है, जैसे ही बांग्लादेश के अंदर आता है पद्मा रिवर बन के अंदर आ जाता है वो। और गैंजेस का ये आप अभी ट्रीटी खत्म हो रहा है इसी साल दिसंबर, मेरे ख्याल से 26 दिसंबर के आसपास इनके साथ जो ट्रीटी हुई थी, पानी के जो बटाव है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हमने किया था पाकिस्तान के साथ, इसी तरह इनका भी ट्रीटी खत्म हो रहा है। ये भी एक आपका लिवरेज हो सकता है। प्लस ये भी समझना जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके साथ इनका जो रंगपुर डिवीजन है बांग्लादेश का, रंगपुर डिवीजन, और उसका है एक साउथ दिनाजपुर और नॉर्थ दिनाजपुर। ये ऐसा है कि हम तो बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए चिकन नेक है, इसी तरह बांग्लादेश के भी खूब सारे चिकन नेक्स हैं। एक है नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर का कम से कम डिस्टेंस होता है। मैं स्क्रीन में भी डाल देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि लोगों को समझ आएगा। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. ये उस समय अगर आप याद करें, असम के मुख्यमंत्री ने जब चिकन नेक की बात हो रही थी तो ये मैप या ये ट्वीट किया था इशू कि ये देखिए, ये बिल्कुल ये सही है, सही है, सही है, आपने मार्क किया, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट। ये जो दो लाल रंग के बिंदु ऊपर की तरफ, असम के सीएम ने उस समय सर ये किया था, तो ये जरा इसको ओके। सो ये एक चिकन नेक माना जाता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता हूं ताकि हमारे व्यूअर्स भी साथ साथ समझते रहे। मैं बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक अहम पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। और ये अगर मेघालय के साथ भी जुड़ा हुआ है, मेघालय अगर आप देखेंगे, तुरा एक डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, तुरा से लेके हिली एक जगह का नाम है जो कि कोलकाता के पास है। ये डायरेक्ट अगर डिस्टेंस आप लेते हैं 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये शेख हसीना के टाइम में 3 बार से ज्यादा बार प्रपोजल हिंदुस्तान ने दिया था कि आप हमें इसके ऊपर नेशनल हाईवे बनाने दीजिए, क्योंकि मेघालय जैसे जगह है, वहां पे बेम्बू मिलते हैं, कोल आपका प्रोड्यूस करते हो, लाइमस्टोन्स होते हैं। ये जब सर्किटियस रूट गुवाहाटी होके, श्रीरामपुर गेट होके, जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके आते हैं कहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता, उनको मैं वहां पे सर्व किया हूँ। वहां पे आप पुराने समय में 20 से 21 दिन लगते थे, आजकल 7 से 10 दिन लग रहे हैं। और श्रीरामपुर गेट में जब ट्रक लोड होकर जाके पहुंचता है तो वहां पे वो ज्यादा नहीं तो 5 दिन उधर अटक जाते हैं। उधर अटकते हैं, उसका अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रोसीजर है, तो उसको आप अगर कंटेस्ट करने की कोशिश करें और देरी हो जाएगा। तो ये जो आपको आज के दिन में 10 दिन समय लगता है, अगर ये नेशनल हाईवे बन जाता है, जिसको आप बांग्लादेश की चिकन नेक के तौर पे कह सकते हैं, 120 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा आपको अगर हेवी गाड़ी में जाते हैं 4 घंटे में, सुबह स्टार्ट करिए 12 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। लाइट गाड़ी में आप 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। तो ये एक आपका चिकन नेक बन सकता है। इसी तरह 3 बीघा एक जगह है, 3 बीघा एक जगह ऐसा है, वो बांग्लादेश का हिस्सा हमारे अंदर आ जाता है वो, और उनके लोग करीब 20 से 30 हजार है, चंद गांव है। उसका डेली हमने एक कॉरिडोर दे रखा है हिंदुस्तान की तरफ से, और एक समझौता है, लेकिन समय कम होने के नाते मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। उनके लोग जाते हैं बांग्लादेश में काम करने, फिर वापस आते हैं गांव में रहने के लिए। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं।
तो ये भी एक किस्म का एक प्रेशर पॉइंट उनके ऊपर हम डाल सकते हैं। और तीसरा है चित्तगोंग ट्रैक जो बोलते हैं, चित्तगोंग जहाँ पे आपके हिंदूज, बुद्धिस्ट, मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए मेरे विचार के मुताबिक ये हिंदुस्तान के पास होना चाहिए था। शायद नहीं, आई एम कन्विंस्ड इंडिपेंडेंस के टाइम में जल्दबाजी की वजह से उस समय जो रूलिंग डिस्पेंसेशन था हिंदुस्तान के टाइम में, उन्होंने काफी लोग नेगोशिएटिंग स्किल के वजह से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन को अपनाते हुए और जो अपोजिंग पार्टियां, मान लीजिए पाकिस्तान जब हो रहा था इंडिपेंडेंस, उनको अपीज करने के लिए मेरे समझ के मुताबिक चंद एक चीजों को जो हमें काबू करना था, जोर जबरदस्ती पकड़ना था, उसको हमने छुड़ा दिया और ये भी कह के दे दिए कि चलो जितना जल्दी होगा उसको हम मामला को सुलझा देंगे। अब कहाँ सुलझाएंगे? आपको 71 की लड़ाई होगी, वो भी एक पड़ा है वहां पे। सो इसी तरह 3 तो मैं गिनती कर रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा बहुत सारे हैं। और हिंदुस्तान पिछले एक ऑपरेशन सिंदूर और अभी के बीच में बहुत सारे उन्होंने डिफेंसिव काउंटर मेजर्स ऑलरेडी अख्तियार कर चुके हैं। किशनगंगा एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ये जोड़ता है, आसपास आता है। उस एरिया में एक ऑलरेडी नया मिलिट्री स्टेशन उन्होंने खोला है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन, आजकल नया मिलिट्री ऑपरेशन को कहा जाता है मल्टी डोमेन। मल्टी डोमेन किसको कहते हैं कि पुराने टाइम के जो ऑपरेशन होते थे वो लैंड, सी, एयर का होता था। आजकल 3 और पहलू जोड़ दिए हैं, साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये 6 हो गए। अभी नया किस्म के एक लड़ाई शुरू होने जा रहा है, उसको बोलते हैं कि वेपनाइजिंग न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस की लड़ाई होगी, मतलब दिमाग की लड़ाई, गोली नहीं फायर किया जाएगा, लेकिन सैनिक को उसको दिमाग के अंदर ऐसा उसको भंवरा कर देंगे कि अपना सीनियर कमांडर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका ऑर्डर्स को डिसोबे करने लगेगा। ये नेटो फोर्सेस में ट्राई उठा रहा है, चाइना कर रहा है, अलग अलग देश कर रहे हैं। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन, मैं ये कह नहीं सकता हूँ, ये क्लासिफाइड हिस्सा है, इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा हिंदुस्तान में है या नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ हिंदुस्तान कोई भी चीज में आज के दिन में पीछे नहीं है। सो ये नए जो वहां पे मिलिट्री स्टेशन किशनगंगा की तरह एक धुबरी नदी है, जो धुबरी नदी आके इसके अंदर बे ऑफ बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश के अंदर जाता है, तो वहां पे उसके तट पर एक है। एक और जगह है जो नाम मैं भूल रहा हूँ, ये जो 3 बीघा के आसपास जो इलाका है, ये हमारे तरफ, वहां पे एक नया मिलिट्री स्टेशन बना हुआ है। एक चौथा जगह मैं बता देता हूँ, त्रिपुरा में एक बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट लोकेशन में ऐसा जगह को चुना गया है जहां से आप पूरा इलाका को डोमिनेट करते हैं। जैसे कहा था, त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये करीब 870 और किलोमीटर है, रफली, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, इतना तकरीबन है। तो ये बॉर्डर काफी सेंसिटिव होता है। और यहाँ पे अगर आप माइग्रेशन डाटा देखेंगे, अगर एक एक चीज को गहराई में स्टडी करेंगे, आप देखेंगे त्रिपुरा के अंदर और मिजोरम एक दूसरा जगह है, ये दोनों स्टेट के अंदर, सॉरी, एक तो त्रिपुरा बताया, एक मिजोरम में है ये जो नया मिलिट्री स्टेशन होने का विचार चल रहा है, या मेरा समझ के मुताबिक यहाँ होना चाहिए। मतलब अगर मैं फौजी हूं, मैं सोचता हूं तो इसी तरह जो सर्विंग डिस्पेंसेशन है, सो इसी तरह ये भी सोचते होंगे, और इसके ऊपर एक्शन मेरे विचार के मुताबिक शुरू हो चुका है, ताकि पुश कम्स टू शव हम किसी भी तरह बांग्लादेश को आइसोलेट कर सकते हैं। ये मैंने एक डिफेंसिव काउंटर मेजर साथ साथ बता दिया। लेकिन जहां तक आपने सवाल पूछा था कि ये जो बांग्लादेश है सर, अभी ये मोंगला पोर्ट जैसे, हाँ, मोंगला पोर्ट, यहीं पे मोंगला मैं, पोर्ट की 2 पार्ट प्रॉब्लम है। अब चाइना, अगर एक तो बांग्लादेश का आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि हमारे पास क्या क्या लेवरेजेस हैं, फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वाटर टू हाउ वी हैव सराउंडेड इट टू उसका एग्जिस्टेंस क्या है। और सर, बांग्लादेश कभी भी खतरा नहीं था। जब हम कुछ दिनों में पाकिस्तान के होते हुए बांग्लादेश को पूरा कॉन्कर कर लिया, तो बांग्लादेश को क्या है, लोग तो मानते हैं बीएसएफ सीआरपीएफ ही काफी है बांग्लादेश के लिए, इट डज नॉट नीड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री, तो वो सीआरपीएफ ही कर सकती है, बीएसएफ ही कर सकता है इन दैट केस। बट जो चाइना अगर मोंगला पोर्ट पहुंच जाएगा, जहां पे बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वेयर हाउस है, स्टोरेज फैसिलिटीज है, जो भारत को था वो अब चाइना को जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट और उसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं? कि बिल्कुल, बांग्लादेश तो सॉवरेन नेशन, वो दे सकता है किसी को भी, तो उस पर आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते डायरेक्टली, पर आप क्या प्रेशर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर क्या है सर? बिल्कुल। देखिए, आपको ये सारे चीजों को 2-3 पहलुओं से, उनकी नजरों से देखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है कि जो हम रंगपुर डिवीजन बोलते हैं, ये रंगपुर डिवीजन और कंप्लीट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मानते हैं करीब कम से कम डिस्टेंस हिंदुस्तान के अंदर है
22 किलोमीटर कहते हैं, एक्चुअली मैं ग्राउंड में जाके मापा हूँ, मैं डील करता था उसको मेरे सर्विस के टाइम में, ये 17 किलोमीटर मिनिमम है। और उसका लंबाई कहते हैं लोग 200-220 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ आप गुवाहाटी तक खींच दीजिए, नौगांव, वो जो चपरा काटा गोसाईगांव वहां तक आप खींच, श्रीरामपुर गेट तक, ये 600 से ज्यादा किलोमीटर दे दो, चौड़ा होता है ये, 22 किलोमीटर चौड़ाई है, ऐसा करके वो 60 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद फिर फैन आउट एक फनल की तरफ बन जाता है। और उसके ऑपोजिट की तरफ भूटान है। भूटान आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का किंग बनता है, उसका शोल्डर आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, और उसका जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक नेपाल का आता है, उसका बोलते हैं दमक डिस्ट्रिक्ट है। ये ओइली साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में दमक है, जहां पे चाइनीज एक एसीजेड बना रहे हैं, 491 कंपनी, उनका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वहां पे ऑलरेडी करे, 55 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। बांग्लादेश की तरफ जगह का नाम है रंगपार, क्या जगह का नाम है भूल गया, जहां पे एक एयर स्ट्रिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो बना हुआ है, रंगपुर डिवीजन के अंदर, सर नाम आ जाएगा उस लाल मोनिरहाट जगह का नाम है। ये 28 किलोमीटर दूरी से है। और नॉर्थ की तरफ देखते हैं, जगह का नाम है डोकलाम, जहां पे 2017 को चाइनीज को हमने स्टैंड अप किया था। यहीं पे आपका सवाल आता है कि चाइना जो कैसे प्रवेश किया है। एक तो 2017 का आप अपना ध्यान ले लीजिए, स्टैंड अप किया है, उसको रोका है डोकाला पे। डोकाला एक ऐसी जगह है, वहां से जाफरी रिज तक आने में बहुत कम समय लगता है, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं पैदल। और जाफरी रिज ऐसा एक पहाड़ी है जहां पे बैठ के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 17 किलोमीटर, फौजी भाषा में कहते हैं डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर। वहां पे एक ओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाते हैं, तो आर्टिलरी फायर बड़ा एक्यूरेटली ला सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर सकता है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान उसको काउंटर कैसे कर रहा है। अभी अंडरग्राउंड टनल के लिए सैंक्शन हो चुका है, वो उसमें ट्रेल लाइन, नेशनल हाईवे, ऑप्टिकल फाइबर, सब कुछ आपको वहां पे बिछे जाएंगे, काफी डिस्टेंस तक किया जाएगा। इसमें दुश्मन की फायर, वो कहते हैं कि 60-70 मीटर्स डाउन बिलो द लेवल ऑफ दिस थिंग। अभी तक हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स अभी तक है नहीं किसी के पास, हिंदुस्तान को छोड़ के, इतना कैपेबिलिटी नहीं है जो पेनिट्रेट कर सकता। उसका हम रोकथाम के लिए वो सोच विचार करके किया जा रहा है। लेकिन इश्यू है चाइना का क्या इश्यू है? 2013 तक चाइना का डॉक्ट्रिन था डेंग जियाओपिंग का कि बाइट टाइम, हाइड योर ब्राइटनेस, चेरिश ऑब्सक्यूरेसी, यानी कि पुट योर हेड डाउन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते रहो। शोर गुलाबा दिखावा कुछ नहीं, अपना शो डाउन योर ब्राइटनेस, चमक धमक कहीं कुछ नहीं करना है। ये है आपका पीसफुल राइज ऑफ चाइना। लेकिन 2012 दिसंबर से लेके खासतौर पे 2013 जब कजाकिस्तान गए थे, कहाँ पे कहाँ गए थे कजाकिस्तान, क्या करने गए थे? उन्होंने उधर पहली बार BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उन्होंने वहां पे अनाउंस किया था। वो BRI एक ना ऑफेंसिव ना डिफेंसिव, ये इकोनॉमिक टूल है। और BRI 2 हिस्सों में आता है, एक है मैरीटाइम सिल्क रूट, जो समुद्र दरिया के बीच में से जाता है, अलग अलग पोर्ट्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ज्वाइन करते हैं। और दूसरा है जो लैंड रोड के ऊपर रोड्स, रेलवे लाइन वगैरह वगैरह बना के अलग अलग देशों के साथ जोड़ते हैं। आज के दिन में पूरा विश्व में अगर UN में 193 कंट्रीज हैं, अनऑफिशियली ऑफिशियली आप अगर चेक करेंगे 152 कंट्री ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। बीच में हाथ खड़ा किए थे डेट ट्रैप की वजह से, करीब 43 से ज्यादा देश हैं जो उससे विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ देश तो कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन घूम फिर के वो वापस जा रहे हैं, उनके पास रास्ता कोई है ही नहीं। अमेरिका कोई सोल्यूशन दे नहीं पा रहा है, तो इसलिए विली नीली चाइना जब देखा कि ये काफी जो अनपॉपुलर होते जा रहा है, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स इनिशिएटिव, देन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, अलग अलग नाम से वो काम, लेकिन वही है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना उधर बैठा है, एक गेलेफू भूटान और इंडिया के बीच में जगह है, वहां पे भी आके बैठना है। एसीजेड बना रहा है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा खर्चा होने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बांग्लादेश में 2015 को उन्होंने कमिटमेंट दिया था $38 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये BRI प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, डैम्स, आपका अंडरग्राउंड टनल्स, आपका ब्रिजेस, पद्मा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है, रेलवे लाइन, हाइडल पावर स्टेशन, SEZ, इस किस्म के। और सबसे उनका टारगेट क्या है? चाइना ऐसा कोई काम फ्री नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, त्रिपुरा के साथ हक करता है,
एक गैस डिपॉजिट है, नेचुरल गैस, 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। उसको हार्नेस करने के लिए पाइपलाइन रखाइने प्रोविंस होते हुए, चीन प्रोविंस होते हुए वो जा रहा है कहाँ पे, यूनान, ड्यूली होके एक पाइपलाइन ऑलरेडी बिछा चुके हैं और उस पाइपलाइन के जरिए से इसको हार्नेस करने चाहते हैं। 38 बिलियन में से 2018 की बात है, 13 से 15 बिलियन डॉलर ऑलरेडी ग्राउंड में कमिटेड हो गया था। मैं थोड़े दिन पहले गया था, आईआईटी पीएचडी स्टूडेंट्स थे उनको लेक्चर देने के लिए। उस समय तक 2-3 साल पहले शायद वहां पे कानपुर या रुड़की में गया था, उस समय तक उनका 20 बिलियन डॉलर ऑलरेडी कमिट हो चुका था, मतलब खर्चे किए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है, बांग्लादेश का स्टॉक एक्सचेंज में ये बिडिंग सिस्टम से हिंदुस्तान का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गया था उसको आउटबिड करके कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो बैंक्स होते हैं चाइना, उन्होंने ढाका स्टॉक एक्सचेंज को ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं। नंबर 2, इनका मिलिट्री हार्डवेयर अगर आप देखेंगे बांग्लादेश, ओपन सोर्स में आपको मिलेगा 75%, वो गलत है। मैं कह रहा हूं 82% टू 83% इनका इंपोर्ट होता है बांग्लादेश से पिछले कुछ सालों से मिलिट्री हार्डवेयर, चाहे टैंक की बात करते हैं, हवाई जहाज। मैं ज्यादा नोमेनक्लेचर में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, JC-10, JF-17, इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उनका 4.5 टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, कुछ डील डायरेक्टली चाइना के साथ चल रहा है चेंगडू में, कुछ पाकिस्तान उनको बेच रहा है, कुछ म्यांमार भी उनको सप्लाई कर रहा था, इस किस्म की उनका ये। तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एक देश डेवलपिंग कंट्रीज, बांग्लादेश कुछ साल पहले एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था, वहां से डेवलपिंग बना। अभी ये डेवलपिंग का फाइनल स्टेज आया नहीं है, उसका एक होता है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, उसका जब बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटस भी इंप्रूव करते हैं। अभी ऐसा स्टेज में कोई भी देश आपके पास नहीं मिलेगा जो कि नेवल फोर्सेस को मल्टी डायमेंशनल एडेज उन्होंने अचीव कर लिए है। कैसे किया है, चाइना ने उनको मल्टी डायमेंशन, मतलब लैंड, एयरफोर्स और वाटर, प्लस ये जो 3 आपको मैंने जोड़ दिया है, तो साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस, ये भी कैपेबिलिटी देते हुए ऑलरेडी कुतुबदिया एक जगह है कोक्स बाजार के पास, उन्होंने वहां पे टनलिंग करके डीप पोर्ट्स बनाए हैं। वहां पे सबमरीन एक समय में चाइना का 1 से 3 सबमरीन, SSBN नहीं, नॉर्मल डीजल पावर्ड सबमरीन है, वहां पे आके डिप्लॉय होकर रहते हैं। और ये अभी नहीं, ये पिछले कोई सालों से चलता आ रहा है। इसी तरह चित्तगोंग पोर्ट जो है वहां पे चाइना हैज इन्वेस्टेड मनी हेवीली। इसी तरह एक था जगह का नाम था सोनाडिया। सोनाडिया इज वेरी क्लोज टू इंडिया, जैसे मोंगला पोर्ट कर रहे हैं तो सोनाडिया भी चाइना ले लिया था, लेकिन शेख हसीना के टाइम में शोर गुलावा किए और उसको किसी भी तरह एनवायरनमेंट के नाम नूम लेके उसका रफा दफा कर दिया। वो उसको कैंसिल करने के बाद जापानीज आके मातारदीर एक पोर्ट है, तो वहां पे वो पोर्ट जापानीज पैसा लगा रखे हैं। हिंदुस्तान को बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक जो मैं कह रहा था वो था 1965 ऑपरेशन के बाद, 1965 तक या 66-67 तक एक हमारा ट्रेन लाइन और रोड कनेक्टेड था, कहाँ पे, चट्टोग्राम या चित्तगोंग, और दूसरा था मोंगला। ये दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स जितने हैं डायरेक्ट ये रूट को हेल्प लेते हुए पोर्ट तक जाते थे। वहां से सामान उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहां से आसानी से होता था। ये तब से डॉर्मेंट स्टेज में हो गया था 1971 से लेकर अभी तक। ये 2018-19 को इसको रिवाइव किया गया था। अभी हमारा सिक्योर एक्सेस है यहाँ तक। अभी भी इतने समझौता और अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रेन होने के बावजूद भी वहां पे आज के दिन में हमारे सामान सप्लाई हो रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए और वहां से इंपोर्ट भी हो रहे हैं, ये 2 पोर्ट से। अनटिल अगर वो कहीं कुछ बंद कर देते हैं, ओपन सोर्स में अभी तक कुछ बंद हुआ नहीं है, मतलब ये खुला है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज आप पूछ रहे हैं, चाइना अभी ये सिर्फ इतना ही है या और कुछ है? सबसे बड़ी चीज है वो जो फ्री बीज है, फ्री बीज दिया जाता है। चाइना बहुत कुछ दे रहा है। आप उनके लैंड फोर्सेस की बात करिए, ट्रेनिंग की बात करिए, स्पेशलाइज्ड डोमेन की बात करते हैं, कंप्लीट कोस्टल एरिया की जो डेवलपमेंट है उसको बात करते हैं, प्लस उसका डोमिनेंस यहीं पे वो रखना चाहते हैं सिर्फ एक कारण की वजह से, वो है मलाक्का स्ट्रेट। ये हुन जिनताओ जब प्रेसिडेंट थे, 2005-7 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक चाइनीज डॉक्ट्रिन, चाइनीज डायलेमा करके एक निकाला था, एक डॉक्ट्रिन के नाम पे, कि मलाक्का डायलेमा चाइना का सबसे बड़ा और मतलब ये ऐसा एक बोलते हैं ना कि फॉर्मिडेबल चैलेंज है, वो है मलाक्का डायलेमा। क्यों? क्योंकि चाइना का आज के दिन में बस एक लाइन में एक अगर चाइना को प्रोग्रेस करना है, इकोनॉमी को
काफी एक स्पीड रफ्तार से उनको प्रोग्रेस करना चाहिए, हालांकि अभी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है। नंबर 2, जब तक आप उनका एनर्जी सिक्योरिटी नहीं होएगा तब तक वो इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। 83.7%, ओपन सोर्स में 79 to 80% मिलेगा। इतना ऑयल, फॉसिल फ्यूल, गैस जो है इंपोर्ट होता है, ज्यादातर ईरान से होता था, बाकी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से आ रहा है। ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो इंडियन ओशन रीजन होके मलाका होके जाता है, ये मलाका के पास और उसके आसपास में जो अंडमान निकोबार है, ये काफी इंडिया और जो बाकी देश जो लाइक माइंडेड कंट्रीज, इनके काफी फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके समझ के मुताबिक आने वाले समय में जब भी कॉन्फ्लिक्ट कहीं ब्रेकआउट होता है तो उनको एक अहम चुनौती मिलेगा, यही मलाका स्ट्रेट में उनका एनर्जी सिक्योरिटी को चोक किया जा सकता है, जिसके लिए वो सीपेक और सीमेक और अभी बांग्लादेश में एक नया एक्सिस के लिए उन्होंने बातचीत किया है। अभी जो गए थे रेवंत साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो है पहले एक प्रपोजल उन्होंने दिया था 2015 या 16 के टाइम में, उसको बोलते हैं कि चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाला एक कॉरिडोर बनाने के लिए। इंडिया बीआरआई में ज्वाइन नहीं करना चाहता है। जब मना कर दिया साफ साफ, तो उन्होंने सिर्फ चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। वो कॉरिडोर का काफी लंबा हिस्सा रखाइने प्रोविंस म्यांमार होके बांग्लादेश के अंदर आएगा। और मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, वो टर्बुलेंट एरिया है, वो टेररिस्ट एरियाज है, इंसर्जेंसी वहां पे फैला हुआ है। वो रास्ता बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन आज के दिन में एग्रीमेंट हो चुका है। सर मैं एक पार्ट, अंतिम पार्ट में इस पे आना चाहूँगा। जो शेख हसीना भारत में है, बड़ी पार्टी थी, चुनाव के अंदर जो हुआ, जिस तरह उनको चुनाव में नहीं हराया गया बट एक रिवोल्ट करके हटाया गया। अब वो कह रही हैं कि उनका प्लान है कि वो 2026 के एंड तक अपने देश वापस जाएंगी। वो कह रही हैं कि उनके जाने से डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ आएगा। उनको इन एब्सेंशिया कन्विक्ट किया जा चुका है, सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ये जब वो इंटरव्यू देना शुरू कर रही हैं, कह रही हैं मैं वापस जाऊंगी, इसके पीछे क्या आप भारत की भी एक स्ट्रैटेजी देखती हैं? बिकॉज देयर इज नो वे शी कैन गो दैट बैक देयर विदाउट इंडियन सपोर्ट और सम इंडियन स्ट्रैटेजी। सो व्हाट डू यू सी, क्या इंडिया के लिए ज़रूरी बन गया है वहाँ पे, जैसे उनका रिजीम हटाया गया, क्या भारत के लिए ज़रूरी बन गया है, maybe not now, maybe in a year, 2 year, to do a regime change there? And does India need to become one of those nations, जो बड़े nations होते हैं, जब पावर बढ़ती है वो 100 वेज में अपने फेवरेबल व्यक्ति को ही, पूरा मिडिल ईस्ट इससे भरा पड़ा है, अफ्रीका भरा पड़ा है, अपने साउथ अमेरिका भरा पड़ा है, अपने फेवरेबल व्यक्ति को ही कहीं ना कहीं करके प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे देखना चाहते हैं? डू यू थिंक सम ऑफ दैट इज हैपनिंग? आपने बहुत बढ़िया, सवाल के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे आप उठाते हैं। मैं भी सिर्फ यही कहता हूँ, हिंदुस्तान सरकार की तरफ से ऑफिशियली क्या स्ट्रेटेजी या काउंटर स्ट्रेटेजी है, मेरा कोई राइट है ही नहीं उसको ऊपर व्याख्या करने का। लेकिन एक एक्स जनरल होने के नाते चंद एक सब्जेक्ट अपना मैं अंदाज और असेसमेंट बता सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं काफ़ी पॉडकास्ट और इंटरनेशनल एंड नेशनल चैनल्स में ये बोलते आ रहा हूँ, ये नहीं कि हमें अमेरिका जैसे बनना चाहिए, लेकिन दुश्मन की देश जो है उनसे भी चंद एक चीज़ें सीखने मिलते हैं। अमेरिका आज के दिन में ना कोई स्ट्रेटेजिक, नाम के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर लिख सकते हैं, मेरे विचार के मुताबिक ये दुश्मन की बराबर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो उस निगरानी से देखना पड़ेगा। पहले जो इंटरसेक्ट होते थे बांग्लादेश के अंदर, 3 फोर्सेस वो इंटरसेक्टिंग, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, उसको पुश बैक करने की कोशिश कर रहा था, नंबर 3 जो है फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक, जो आपका रेडिकल इस्लाम। और रेडिकल इस्लाम में आपको नेम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपका जमायती वाले तो पहली बार इतना डोमिनेटिंग प्रोफाइल के साथ आए हैं इलेक्शन में, बांग्लादेश के इलेक्शन में। और उनके साथ आपका जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा। जमायती का हेडक्वार्टर जो कराची है, वहां से स्पेशल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विद लीडर का नाम कोई डॉक्टर मैडम थे मलिक, सम रीटा मलिक और सम मलिक हैड कम, शी केम एंड एड्रेस द जमायती। सो मैं किस लिए ये इसको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से, कि ये रोहिंग्यास प्लस वहाँ पे उल्फा कैंप प्लस ये जो चाइना का वो पहलू है, प्लस आपका जो टर्की, कतार इज गिविंग मनी, ये एक खिचड़ी बन गया है वहाँ पे। लेकिन साथ ही 14-15 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे उसका समिट के लिए, जी हैड मेड इट वेरी क्लियर। He said
दैट कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विथ कोऑपरेशन, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। और उन्होंने थ्यूसिडाइड ट्रैप, मैं आपके चैनल के जरिए से बहुत बार समझा चुका हूं थ्यूसिडाइड ट्रैप या डॉक्ट्रिन क्या है, इससे कि हमें इन चीजों की बारे में डरना नहीं चाहिए। कोऑपरेशन रादर देन कन्फ्रंटेशन, उन्होंने ये कह डाला कि वी शुड अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशनशिप एंड मैनेज डिफरेंसेस। तो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं, मेरे को कि मिला नहीं, लेकिन मैं टच कर रहा हूँ सारे बिंदुओं को। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट भी बनाया है जिसके मुताबिक अमेरिका के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बल्कि टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ चाइना, क्योंकि उनका हर हथियार, हर कॉम्पिटेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, जिसमें चाइना का 90 to 97% इंक्लूडिंग स्पेशल मैग्नेट्स, इसका प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है और कोई देश में प्रोड्यूस नहीं होता है। और काफी सारी चीजें हैं जो यूएसए को पीछे छोड़ के चला गया है। तो इसके वजह से ये जो आप कह रहे हैं कि ये 2026 इतने तारीख तक ये वापस जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका का 1903 और 1904 में एक एग्रीमेंट क्यूबा के साथ साइन हुआ था, उसको बोलते हैं प्लैट एग्रीमेंट। क्या कहता था प्लैट एग्रीमेंट? वो कह रहा था कि आप मेरे बैकयार्ड हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक सेंट्रल मुद्दा मैं कहना चाहता हूं कि आपके देश के अंदर कोई अगर फॉरेन फोर्सेस या आते हैं इनिमिकल टू नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, I will, मतलब USA will have the authority and entitlement to intervene। हालांकि ये 1934 तक वो उनका डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के बीच में काफी लड़ाई हुई थी उस समय, तो उन्होंने उसको रिवोक कर दिया था। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान को इसी तरह सोचना निहाती जरूरी है। अगर भूटान के लिए आप 5,000 करोड़ हर 5 साल में दे रहे हो, आप 5 ईयर प्लान के लिए एक्सपेंड कर रहे हो इतना मनी, आपने श्रीलंका को बचाने के लिए, ये चाइना कोई कोड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं था, मालदीव्स को बचाया आपने, इतना सब कुछ कर रहे हो, नेपाल का देना शुरू कर दे हो, इतना एनर्जी आप खरीद रहे हो हमसे। तो टाइम आ गया है, हमें उसी सोच विचार के साथ हमें डोमिनेट करना पड़ेगा, असर्ट करना पड़ेगा, क्वाइटली, पोलाइटली, विदाउट कमिंग इनटू द मीडिया, एंड वी हैव टू हैव our choice of leadership in the immediate neighborhood। तब जाके हिंदुस्तान सिर्फ देश की विकास नहीं, सबके साथ सबके विकास, ये भी हमारा देश का एक अटूट अंग बनना निहायत आवश्यक है। मैं कहता हूं अगर आपका अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर आपको प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं दे पाया और अभी डिवाइड करके वो भी हल नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्यों ना हम पुराना जो प्रोफाइल था वहां वापस जाएं, मिलजुल के रहें, क्योंकि हमारा जाति, धर्म, खाना पीना, सोच विचार, कपड़ा पहनना सब कुछ एक ही है। अगर मिलजुल के रहेंगे, मे बी वी कैन बिकम लाइक साउथ ईस्ट एशिया। तो इंटीग्रेटेड नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जैसे जीएसटी एक मॉडल बना है, यूरोपियन यूनियन जैसे कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली ट्राई कर रहे हैं काफी हद तक, तो क्यों ना हम साउथ एशिया के अंदर लेस पाकिस्तान को जब तक बदलाव नहीं होता है, क्यों ना हम मिलजुल के रहें और वहां पे लीडरशिप जो हो, ये हिंदुस्तान का, डेमोक्रेसी को हम कदर करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी का भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ नहीं हो सकता है। यस, तो जैसे आपने कहा आइडियल सिचुएशन तो शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान यही है कि एक इकोनॉमिकली यूनियन हो, पर जो उससे पहले आपने कहा कि क्यूबा का था, या जो मॉनरो डॉक्ट्रिन थी पूरा कि ये हमारा पूरा हेमिस्फीयर है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे जैसे भारत इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर बन गया है, हमें भी इस पे सीरियसली सोचना पड़ेगा। उस पे कुछ खर्चा भी होगा, कुछ इकोनॉमिक भी आपको देना पड़ेगा इन देशों को, कुछ मिलिट्री भी देना पड़ेगा, बट दोनों चीजें चल के ही आपकी नेशनल सिक्योरिटी सेफ हो सकती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड जो ये चैलेंजिंग एक मुद्दा है बांग्लादेश का, जिसको हमें हेड ऑन एड्रेस भी करना चाहिए, हर समय वो बात नहीं करनी चाहिए कि इस तरह भारत ने अफगानिस्तान में कर लिया या बलूचिस्तान में प्रॉब्लम जो हो रही है या जो पीओजेके में हो रही है, पर जो कुछ चुनौतियां हुई हैं, मेरा एंडेवर यही है कि उस पे भी हम थोड़ी बात करें। जो थैंक यू, आपने समय निकाल के की, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। थैंक यू किरण, बधाई हो, बहुत अच्छा आपके व्यूअर्स का व्यू। जब मैं देश विदेशों में घूमता हूँ, लोग आपके चैनल को बहुत सुनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आपको। मैं सोचा कि आपके चैनल के माध्यम में व्यूअर्स तक ये भी पहुंचा दूं कि आपका जो सब्सटेंटिव और वेल एनालाइज्ड प्रोडक्ट्स है, दे आर अ कट अबव अदर्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस।